हेलो नमस्कार दोस्तों, सहारनपुर जिया सब में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने वही अपना मध्यकालीन भारत की एक नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ। जैसे कि हम मध्यकालीन भारत में पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत में हम मामलुक वंश को कंप्लीट कर चुके हैं और हमारा दूसरा जो वंश है वो चल रहा है खिलजी वंश, जो कि 1296 से 1320 तक रहा था। ये सारी बातें हमारी हो चुकी थी। इससे पिछली वीडियो में हमने खिलजी वंश का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था। जलालुद्दीन खिलजी ने कैसे खिलजी वंश की स्थापना करी, क्या क्या उसके अभियान रहे, क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य से लेकर के अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई उसकी हत्या तक का हमने सारा काम पढ़ा था। क्लियर? तो हमारा जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु तक हो चुका था। तो आज का टॉपिक होगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी का। क्लियर? तो हम एक एक करके आज अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हम आते अपने डायरेक्ट टॉपिक पे। देखो, जिस तरह से मैंने मामलुक वंश पढ़ाया था उसी तरह मैंने बोला था कि एक एक राजा को पढ़ेंगे। वही 5 राजा थे, इसके बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक है, इससे पिछली वीडियो में। तो आज हम देखेंगे इन 5 में से पहला हमारा कंप्लीट ये हो चुका है। तो आज का टॉपिक है हमारा अलाउद्दीन खिलजी का, जो कि दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट शासक है। इस इंपॉर्टेंट भी है और इसी क्रम में भी है, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक आज अलाउद्दीन खिलजी का, इसके बारे में हमने ये पढ़ा था कि थोड़ा सा अगर मैं आपको रिकैप कराऊं कि 1296 में जब ये देवगिरी का अभियान करके आया था, कौन? अलाउद्दीन खिलजी कड़ा में आया था, जहाँ का ये क्या था, इख्तेदार था। तो जब जलालुद्दीन खिलजी को किस प्रकार के से अपनी टेक्निक से बुलाता है और उसकी हत्या करवाता है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली थी। तो उसकी हत्या के बाद से हम शुरू करेंगे। पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी का। तो हम करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। देखिए यहाँ पे लिखा है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन रहा था 1296, जब इसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी, से लेके 1316 लगभग इसका शासन रहा था। 20 वर्ष के करीब इसका शासन रहा था, लगभग 20 वर्ष लगभग, क्योंकि कुछ महीने कम भी रहते हैं, ये एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्स 20 वर्ष होता है, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका अली गुरसप इसका वास्तविक नाम था। इसका वास्तविक नाम या बचपन से जो नाम था वो था अली गुरसप, ठीक है। क्या था ये? वास्तविक नाम। क्लियर? जब ये राजा बना या बड़ा हुआ तब इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी रख दिया गया था। अभी अलाउद्दीन खिलजी क्या था ये बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, खिलजी वंश का संस्थापक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि आप जलालुद्दीन खिलजी को पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में चल जाएगा काम। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था ये, का भतीजा, जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जो आज हमारा टॉपिक है, अलाउद्दीन खिलजी। क्लियर? जो अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, इसका भतीजा था। बचपन का नाम था इसका अली गुरसप। अलाउद्दीन खिलजी का कहानी होती है कि जब अलाउद्दीन खिलजी बचपन में ही ना, अलाउद्दीन खिलजी के माता पिता मर जाते हैं। माता पिता यानी कि जलालुद्दीन खिलजी का भाई और भाभी मर जाते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी इसका पालन पोषण करता है, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। उसको पालता पोसता है, बड़ा करता है, और बड़ा करने पे अपनी एक बेटी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी वही शासक है जिसके ऊपर पद्मावत मूवी आई हुई है, ठीक है। अगर किसी ने आपने से पद्मावत मूवी देखी होगी तो आपने बचपन, जब मूवी स्टार्ट होती है तो आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़े शुतुरमुर्ग को पकड़ के लाता है, तो जिससे खुश होकर जलालुद्दीन खिलजी से पूछता है कि मांगो, आप क्या मांगते हो? तो जलालुद्दीन खिलजी से ये इसकी बेटी का हाथ मांग लेता है, मतलब अपने चाचा की लड़की का हाथ, तो उसकी शादी से कर दी जाती है। तो ये क्या है? वो तो मूवी की तरह से बता रखा है, हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे इसको। तो जलालुद्दीन खिलजी इसका क्या करता है? पालन पोषण। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का पालन पोषण करता है और अपना दामाद बनाता है इसको। भाई अपनी लड़की की शादी से कराएगा, इसका मतलब दामाद बना देगा, अपना दामाद बना लेता है, बनाता है। देखो, मुस्लिम में सिर्फ सगे भाई बहन का मतलब एक ही माँ बाप के भाई बहनों को छोड़ के ताऊ, चाचा, मौसा, मौसी या मामा के लड़के, इन सबसे शादियाँ इनके यहाँ पे हो जाती है। अब हमें इस चीज़ पे नहीं जाना है कि क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, हमारा टॉपिक नहीं है। हमारे यहाँ के मुकाबले इनके यहाँ पे हो जाती है। तो इसी प्रकार ये अपनी चाचा की लड़की से शादी कर लेता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो यहाँ से इसकी कहानी शुरू होती, बेसिक इंट्रोडक्शन यही था इसका दामाद था ये। क्लियर? अब यहाँ से कहानी चलती है, हम वापस चलते हैं अपने 1296 पे। आपको पता है 1296 ईस्वी में इसने क्या किया था? जलालुद्दीन खिलजी की इसने मृत्यु
मतलब मार दिया से धोखे से बुला के कड़ा में। जब ये जलालुद्दीन खिलजी की हो जाती है मौत, यहीं से हम अपना टॉपिक करते हैं स्टार्ट। किसकी मौत हो जाती है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, अब जलालुद्दीन खिलजी की मौत से ही हमारी वीडियो खत्म हुई थी लास्ट, और इसी से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की मौत। ठीक है, इसने आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की मौत किस लिए की थी? शासक बनने के लिए। लेकिन इसको जलालुद्दीन खिलजी को मारते ही एकदम से सत्ता की प्राप्ति नहीं हुई थी। उल्टा कहानी क्या होती है, जलालुद्दीन खिलजी की मौत कहाँ हो रही है? कड़ा में। कड़ा कहाँ है? आज का प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज। ठीक है, जहाँ गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है, कड़ा में इसकी मौत होती है। ये कहानी हम पढ़ चुके हैं। इधर राजधानी क्या थी इनकी? दिल्ली। दिल्ली में क्या होता है, जैसे ही, अब पहले कहानी की तरह पढ़ लो, फिर इसको एक उसमें मैं लिख दूंगा। जैसे ही दिल्ली में जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी को, जिसको मलिकाए जहां कहा जाता था, पता चलता है कि भाई जलालुद्दीन की मौत हो चुकी है। जलालुद्दीन की मौत होते ही ये क्या करती है दिल्ली में, क्योंकि उसकी मौत कहाँ हुई है? कड़ा में। ये दिल्ली में ही अपना, इसका एक लड़का था जिसका नाम था कद्र खान। क्या नाम था? कद्र खान। पहले कहानी सुन लो, फिर नोट्स की फॉर्म में एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स में लिख दूंगा मैं। ठीक है, ये अपने बेटे कद्र खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से गद्दी पे बिठा देती है कि अपने बेटे को बिठा देती हूँ। अपने बेटे को गद्दी पे बैठा देती है, जो इसका छोटा बेटा था, यानी कि जलालुद्दीन का छोटा बेटा था। इसका एक बड़ा बेटा मुल्तान में था उस टाइम, मुल्तान में, उसका नाम था अरकली खान। इधर इसे छोटे बेटे को बिठा देती है राजगद्दी पे, और आप सोचोगे बड़े बेटे को क्यों नहीं बिठाया? बड़े बेटे को इसलिए नहीं बिठाती क्योंकि वो दूर था, मुल्तान में था। छोटे बेटे को बिठा देती है कि ताकि खाली न रहे, और अलाउद्दीन खिलजी, इसे पता था अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों मारा है, कि अलाउद्दीन खिलजी के आने से पहले मैं राजा घोषित कर दूंगी अपने, भले ही छोटा बेटा है, छोटे बेटे को। उधर बड़े बेटे को मुल्तान से वापस बुला लेती है कि भाई आ जाओ। ये सारी घटना इसको पहले हम लिख लेते हैं। ठीक है, इधर दिल्ली में मलिकाएं जहां कौन थी? ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं, जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी, खिलजी की पत्नी। ठीक है, ये क्या करती है, जैसे इसे मौत की खबर मिलती है दिल्ली में, दिल्ली पहले लिख दिया कि ये सारी घटना दिल्ली में हो रही है। ये अपने छोटे बेटे को, उसका नाम था, अपना छोटे बेटे को, ठीक है, बड़े बेटे का नाम था अरकली खान, इसका नाम था कद्र खान। अपने छोटे बेटे कद्र खान को गद्दी पे बिठा देती है, जिसका नाम था कद्र खान। ये नाम याद रखने जरूरी है। कद्र खान का नाम को बिठा देती है सिंहासन पर, सिंहासन पर बिठा देती है। ठीक है, यानी कि राजा बना देती है। और बिठा के उसका नया नाम क्या रखती है? रुकनुद्दीन इब्राहिम। क्या नाम रखती है? रुकनुद्दीन इब्राहिम। ये नाम याद जरूर रखना कि किसको बिठाती है, रुकनुद्दीन इब्राहिम। कौन है रुकनुद्दीन इब्राहिम? यही कद्र खान का नया नाम है। रुकनुद्दीन इब्राहिम बना के गद्दे पे बिठा देती है। इसके साथ ही क्या करती है, ये छोटा बेटा है, एक था इसका बड़ा बेटा। बड़ा बेटा कहाँ था? पहले उसका नाम लिखते हैं अरकली खान। उसका नाम था अरकली खान। वो कहाँ था उस टाइम? मुल्तान में, मुल्तान में था। इसको वहाँ से बुला लेती है, मुल्तान से दिल्ली बुला लेती है। दिल्ली की बुला लेती है? भाई अकेली ना पड़ जाए। इसे पता था अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन की हत्या क्यों की है, राजा बनने के लिए। ठीक है, से दिल्ली बुला लेती है, बुला लेती है। इसको पता था, कहानी की तरह समझो कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या इसलिए की है कि ताकि वो राजा बन जाए। तो राजा का सपना पूरा ना हो, इसलिए इसने पहले ही अपने छोटे बेटे को बिठा दिया सिंहासन पर और अपने बड़े बेटे को बुला लिया। उसे पता था कि अलाउद्दीन खिलजी आएगा और युद्ध होगा। इसी दौरान यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसको शासक बना दिया, अभी अलाउद्दीन खिलजी कहाँ पे आए? आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी अभी कड़ा में ही है, जहाँ पे इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारा था। अलाउद्दीन खिलजी ये सारी चीज़ें देख रहा है। जैसे अलाउद्दीन खिलजी को पता चलता है कि भाई मेरी चाची ने अपने बेटे को राजा बना दिया है, तो ये ना बिना समय गंवाए, जैसे इसको पता चला है, इसने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, एकदम ये क्या करता है,
अलाउद्दीन खिलजी कड़ा से दिल्ली की तरफ चल देता है। अलाउद्दीन खिलजी बिना समय गंवाए जैसे इसको घटना का पता चला, ये कड़ा से दिल्ली चल देता है कि भाई जल्दी चलो वहाँ पे देख के। ऐसे थोड़ी ना, मैंने इतनी सारी प्लानिंग इसलिए थोड़ी ना की थी कि वो उसका लड़का फिर से राजा बन जाए, फिर उसकी प्लानिंग फ्लॉप होगी। तो इस टाइम देखो दिमाग से क्या करता है अलाउद्दीन खिलजी। मैंने बताया था कैसे दिमाग लगा के कूटनीति से अपने चाचा को अपने पास बुला के मरवा देता है। ये दिमाग से क्या करता है आपको पता है। अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्या पर्वत पार करके देवगिरी के राजा रामचंद्र राय को हराया था, वहाँ से जहाँ से बहुत सारा सोना चांदी प्राप्त हुआ था, जिसके लालच में ही तो इसने अपने चाचा की हत्या कर दी थी। सारा कॉन्सेप्ट बताया था कि इतना पैसा होता है राजा के पास, तो ये सब करके इसका लालच शुरू हुआ था। तो इस क्रम में क्या करता है, इसके पास धन दौलत तो खूब थी, सोना चांदी पैसे खूब थे। जैसे ये दिल्ली की तरफ को बढ़ रहा था, कहाँ कड़ा मतलब कि प्रयागराज से दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था अपनी सेना और हाथी घोड़ों के साथ, तो रास्ते में जितने भी शहर या गांव आते रहे सब में सोने चांदी के सिक्के, सोने चांदी के टुकड़े जो इसको देवगिरी के अभियान से मिले थे, सब में बांटना शुरू करता है। ध्यान से सुनना, सब में बांटता चलता है। जो भी लोग मिले, जो भी रास्ते में जो भी लोग मिलते रहे, दिल्ली तक ये सबको बांटता चलता है। क्यों बांटता? आप सोचेंगे पागल है, इतना पैसा वैसा लेके आया जिसके लिए सारा काम किया उसने, इतने अभियान किए, जलालुद्दीन को भी इसलिए मारा कि मैं पैसा लूंगा, और लोगों में क्यों बांट रहा है? ये दिमाग से खेलता है। इसको पता है कि सारे भारत में खबर फैल चुकी है कि मैंने अपने चाचा राजा को मार दिया है, और मेरी चाची ने अपने बेटे को राजा बना दिया। अगर मैं डायरेक्ट लड़ूंगा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे कि ये तो मौके का फ़ायदा उठा के लोगों को मार रहा है। ठीक है, तो इसलिए लोगों को सोना चांदी बांटता है, जिससे लोग क्या होते हैं, इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अरे वाह यार, ये अलाउद्दीन खिलजी तो बड़ा गजब का आदमी है, हमें सोना चांदी बांट रहा है। तो लोग इसकी तरफ आकर्षित हो गए। और पैसा, भाई बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे से किसी को भी खरीदा जा सकता है, तो लोग खुश होकर इसके सपोर्ट में आ जाते हैं। इसलिए ऐसा करता है, कल को जब मैं राजा बनूंगा इन्हें हटा के, तो लोग मेरा समर्थन करेंगे। तो लोगों के लालच देखता है कि देखो मैं अभी राजा नहीं हूँ, अब भी तुम्हें इतना सोना दे रहा हूँ अपना जीतते हुए भाग में से, कल मैं जब राजा बनूंगा तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा सोना दूंगा। एक तरह से लोगों को अपनी तरफ ये कर लेता है कि जो इसके आगे काम आता है। तो इस घटनाक्रम के बाद ये कहाँ पहुँचता है, ये पता ही है, लिखवाने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे कि पैसा बांटता हुआ दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में सामना होता है इसका, किसका? अलाउद्दीन खिलजी वर्सेज कौन? दोनों भाई। मैं दोनों भाई लिख रहा हूँ इसके, दोनों भाई। कौन कौन? अरकली खान व राजा, जो नया राजा बना है, यही जो नया राजा बना है, इनका संघर्ष होता है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत होती है। जब इन दोनों भाइयों को लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे, ये दोनों भाई क्या करते हैं, अपनी हार देखकर ये लोग क्या करते हैं, अपनी माता, जिसे मलिका जहान कहा गया ना, अपनी माता को लेकर भाई दिल्ली से निकल लो, कोई फायदा नहीं, मारे जाओगे, इससे अच्छा निकल लेते हैं। ये क्या करता है, अपनी माता को लेकर, बड़ा बेटा कहाँ रह रहा था पता है आपको? मुल्तान। इन्हें लेके मुल्तान निकल लेता है कि भाई जान तो बची रहेगी परिवार की, पिता तो चले गए हैं, मुल्तान चले जाते हैं। तो इतना कुछ संघर्ष करना पड़ता है अलाउद्दीन खिलजी को शासक बनने के लिए। जब ये चले गए मुल्तान, अब तो कोई संघर्ष में बचा ही नहीं है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी फिर 1296 में, ये सारी घटना तभी चल रही हैं, फिर अंततः 1296 में ही अलाउद्दीन खिलजी बलबन, जानते हो बलबन, याद है? मामलुक वंश का बलबन, ठीक है। बलबन ने एक महल बनाया था, जिसे बोलते हैं लाल महल, उसका नाम था लाल महल। बलबन के लाल महल में क्या करता है, अपना तिलक, राज तिलक कराता है। राज तिलक का मतलब सिंहासन की प्राप्ति कराता है, राज्याभिषेक करवाता है अपना, ठीक है, अपना राज्याभिषेक कराता है। फाइनली इतना सब कुछ होने के बाद इसका राज्याभिषेक हो रहा है। क्लियर? जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक होता है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत का साम्राज्यवादी दौर शुरू होता है। क्या होता है शुरू? साम्राज्यवादी दौर। साम्राज्यवादी दौर का मतलब कि अब दिल्ली सल्तनत की सीमाएं तेजी से बढ़ेंगी, साम्राज्य फैलेगा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी घोर साम्राज्यवादी था, ठीक है। इस तरह डलहौजी, आगे पढ़ेंगे, आधुनिक भारत में डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था, इसी तरह अलाउद्दीन खिलजी भी घोर साम्राज्यवादी था। यहीं से दिल्ली सल्तनत की साम्राज्यवादी
दौर शुरू होता है कि अब दिल्ली सल्तनत सिर्फ उत्तर भारत में भी सारे पे हमला करेगा, दक्षिण भारत तक भी जाएगा, जहाँ उत्तर भारत तक थे अब लगभग 80% भारत पे कब्जा होना शुरू होगा। यहाँ से इसका काम स्टार्ट होता है। ये बेसिक इसके सिंहासन तक की बात हो गई। अब हम इसके बाद बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों की, किस प्रकार इसने साम्राज्यवादी दौर अपना शुरू किया। ठीक है, अब हम अपने अगले टॉपिक पे आते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान। मैंने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्यवादी था बहुत। साम्राज्यवाद का मतलब है कि अपने राज्य का विस्तार करना, राज्य से उसको साम्राज्य बनाना। राज्य छोटा होता है, साम्राज्य बड़ा होता है। ठीक है, तो साम्राज्य कब बनेगा, राज्य का विस्तार कब होगा, जब ये बाकी राज्यों को जीतेगा। जीतने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, विजय अभियान, युद्धों पे जाना पड़ेगा। तो हम अभी इसके क्रम में इसके विजय अभियान पढ़ते हैं। पहले विजय अभियान, कुछ मैंने सारे इंपॉर्टेंट विजय अभियान लिख दिए हैं। पहले विजय अभियान का स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसने विजय अभियान से पहले 2 काम किए। पहला, इसके दिमाग में विचार है, मतलब प्लानिंग की इन कामों की। इसने क्या किया कि नए धर्म की स्थापना, कि मैं एक नया धर्म बनाऊंगा, अपने नाम से बनाऊंगा, मतलब बहुत बड़ी चीज बनूंगा। नए धर्म की स्थापना, कि मैं एक अलग ही नया धर्म चलाऊंगा अपने नाम से। दूसरा, इसने एक उपाधि ली, सिकंदर रुखसानी। सिकंदर रुखसानी, सिकंदर रुखसानी की उपाधि ली, जिसका अर्थ होता था, मैंने बताया कि मैं जितनी भी उपाधियां लिखाऊंगा कोशिश करूंगा सभी उपाधियों का हिंदी में नाम बताने की, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। इसका नाम था सिकंदर। सिकंदर जानते हैं ना आप, इसका नाम था सिकंदर रुखसानी का अर्थ था दूसरा सिकंदर, यानी कि अपने आप को दूसरा सिकंदर समझता था कि मैं दूसरा सिकंदर हूँ। और जैसे ही दूसरा सिकंदर की उपाधि लिखता है ये विश्व विजय की योजना बनाता है कि मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। मैंने बताया था ना कि ये बहुत बड़ा साम्राज्यवादी था। ठीक है, जैसे इसको मैंने बताया वहाँ से इतनी धन दौलत प्राप्त हुई देवगिरी से, इसने सोचा था कि एक छोटा सा राजा भी पास भी इतनी धन संपत्ति होती है तो मेरे चाचा के पास कितनी होगी। फिर जब चाचा का भी राज्य हड़प लिया, फिर और भूख बढ़ी, इसने सोचा मैं पूरी दुनिया क्यों ना क्यों जीत लूँ, सिकंदर बनूंगा। तो इसलिए एक तो नए धर्म की स्थापना, दूसरा सिकंदर रुखसानी, दूसरे सिकंदर की उपाधि लेता है और विश्व विजय की योजना बनाता है। विश्व विजय की योजना कि सिर्फ भारत ही नहीं, मैं पूरी दुनिया जीतूंगा। तो इसी टाइम क्या आता है, जैसे ये योजना बनाते हैं, दोनों काम करता है। इसका एक मित्र था जो था दिल्ली का कोतवाल। दिल्ली का कोतवाल, कोतवाल पोस्ट होती थी दिल्ली सल्तनत में जो कानून व्यवस्था को देखता था। ठीक है, दिल्ली का कोतवाल था एक, जिसका नाम था अला उल मुल्क। ये नाम याद रखना, क्या नाम, अलाउल मुल्क। इसी से मिलता जुलता एक और नाम आएगा। ठीक है, आइन उल मुल्क आएगा, इसमें याद रखना, इसमें अलाउल मुल्क है, ये इसमें लिखा है अलाउल मुल्क। कौन है ये, दिल्ली का कोतवाल है। साथ ही साथ क्या है, ये अलाउद्दीन खिलजी का मित्र है। अलाउद्दीन खिलजी का मित्र। ठीक है, इसकी पोस्ट है दिल्ली का कोतवाल। ये क्या है, अलाउद्दीन खिलजी का मित्र है। ये अलाउद्दीन खिलजी का मित्र मतलब दोस्त है। तो ये इसे सलाह देता है कि भाई ये योजना छोड़ना, किसी नए धर्म की स्थापना मत कर, लोग तुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। और ये पूरे विश्व की योजना को छोड़, कहाँ विश्व के चक्कर में पड़ेगा कि तू, ये समझदार आदमी था, ये कहता है कि तू सिर्फ भारत को जीत। ये भारत इतना बड़ा, इतना पैसे से भरा हुआ है, धन संपत्ति से भरा हुआ है, जहाँ के एक छोटे से राज्य से तुझे इतनी धन संपत्ति मिली थी, सोना चांदी, तो ये विचार छोड़, सिर्फ भारत का जीत, जो पॉसिबल है, जो तू कर भी सकता है। ठीक है, तो इसके कहने पे ही ये फिर क्या करता है, अपनी विचार त्याग के भारत विजय की योजना बनाता है कि मैं भारत की ही विजय बनाता हूँ। अपने दोस्त की बात मान लेता है, भारत की विजय योजना बनाता है कि भाई पूरे भारत को जीतूंगा मैं। अब इस भारत विजय योजना को ये 2 भागों में पढ़ा जाता है। इजी करने के लिए मैं 2 भागों में पढ़ा रहा हूँ इसको। पहला होता है उत्तर के भारत के अभियान और दक्षिण भारत के अभियान। 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तर भारत के अभियान और एक दक्षिण भारत के अभियान। ठीक है, इन 2 अभियानों में आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का अभियान, और इससे अगली वीडियो में हम करेंगे दक्षिण भारत के अभियान, क्योंकि उत्तर भारत के अभियान साथ है। सारे बताने किसकी लड़ाई किसके साथ हुई, कहाँ पे क्या मुख्य इवेंट हुआ, तो
हमारी क्लास भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम, जिससे आपको भी याद करने में प्रॉब्लम ना हो, आज हम करेंगे उत्तर भारत के अभियान। इसको हम करेंगे अगली वीडियो में, इसको करेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो ऐसे ही फैक्टर में बांट के, जिससे आपको भी याद करने में दिक्कत ना हो आपको, क्योंकि ईयर भी याद करने हैं, नाम भी याद करने हैं, तो एक ही वीडियो में हम करते हैं इसको स्टार्ट। देखो मैंने यहाँ पे बताए हैं 7 अभियान है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने इधर नाम लिख दिया, मैं एक एक अभियान को उठाऊंगा, इधर क्लियर करता चाहूँगा कि उस अभियान में क्या हुआ, इधर नाम लिखे रहेंगे, ठीक है, जिससे आपको भी उतारने में ईजी रहे। पहले मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ। पहला हुआ गुजरात अभियान, पहले बता देते हैं। एक तो चीज़ याद रखना कि इसमें याद क्या रखना है, आपको ये 7 के 7 याद होने चाहिए, आपको इनके 7 के सन भी याद होने चाहिए। ऐसे नहीं कि गुजरात के बाद मालवा, क्रम में, क्योंकि पहले कौन सा हुआ, दूसरा तीसरा, क्योंकि इधर सन भी लिखे हैं, बढ़ते हुए क्रम में है ये, कि गुजरात, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़ और जालौर, ये सारे याद करने पड़ेंगे। याद करना बहुत ईजी है, जब 4 से 5 बार इनको पढ़ोगे ना, खाली नाम को अपने आप याद हो जाएंगे। अब थोड़ा सा मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करते चलेंगे इनको, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, आया हुआ है यूपी पीसीएस में 2022 के पेपर में आया था कि ऑप्शन दिए हुए थे, इसमें लिखा होता अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत के अभियानों को सही क्रम में व्यवस्थित करो। सही क्रम का मतलब कि पहले से 4 ऑप्शन में अलग अलग टाइम दिया हुआ था, उसमें क्रम देखना था कि पहले कौन सा हुआ, दूसरा कौन सा हुआ, तीसरा। जिसको ये सारे के सारे याद थे वो बता देगा इसको, क्लियर। तो पहले देख लो, पहला हुआ गुजरात का अभियान, ये होता है 1398 से 99 में। दूसरा जैसलमेर, ये हुआ 99 में, इसी सन में, ठीक है। अब इनमें ज़्यादातर दो सालों का गैप चलेगा, ये याद रखना। पहले 2 याद हो गए तो बाकी के याद हो जाएंगे। 1399 में तीसरा अभियान होता है 2 साल बाद। देखो ये तो सेम हो गया, इसमें क्या हुआ, प्लस 2 साल प्लस 2 वर्ष। अब मैं प्लस लिखता रहूँगा और वर्ष लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके 2 साल बाद होता है चित्तौड़ का, प्लस 2। यहाँ पे फिर प्लस 2 करोगे तो होता है मालवा का, क्लियर। यहाँ पे फिर आ जाता है प्लस 3। मैंने बताया ज़्यादातर 2 चलेगा, यहाँ पे 3 आ गया, ये हो रहा है मारवाड़ का। फिर यहाँ पे फिर 3, लास्ट वालों में 3 हो रहा है जालौर का। देखो गुजरात जैसलमेर एक साथ याद कर लेना, रणथंभौर चित्तौड़, ऐसे इनको अलग अलग करके बांट लो, इसको ऐसे कर लो, और इन 3 को, देखो इन 2 को ऐसे कर लो और इन 2 को ऐसे कर लो, ठीक है, ऐसे याद हो जाएंगे ये। गुजरात जैसलमेर एक साथ, सन भी एक साथ ही है लगभग। रणथंभौर चित्तौड़ एक साथ कर लो। 5वें नंबर पे क्या है, मालवा। मालवा ऐसे याद हो जाएगा 1305, यहाँ पे भी 5 है और इसका नंबर भी 5 है, तो ये हो जाएगा मालवा। मैसी मालवा, मैसी मारवाड़, मारवाड़ और जालौर ऐसे याद कर लो। 8 में 11 में आराम से याद हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि क्रम में आते हैं बहुत सारे, बहुत इंपॉर्टेंट है अलाउद्दीन खिलजी। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। गुजरात अभियान पहला है हमारा, क्या, गुजरात अभियान। तो हम पहला खत्म कर रहे हैं अपना गुजरात अभियान। कब हुआ है, ये लिख दिया मैंने, ऊपर ही लिख देता हूँ। गुजरात अभियान ये हुआ है 1398 से 99 में, मतलब 2 साल लग गए थे इसमें। ऐसा नहीं पूरे 2 साल लगते हैं, हो सकता है, क्योंकि हमें महीनों पे नहीं जाना है। नवंबर दिसंबर में स्टार्ट किया 98 में, अब जनवरी में ख़त्म होगा तो 99 में तो आ ही गया ना। तो गुजरात अभियान, आपको मैं एक छोटा सा बेसिकली मैप बना के बता देता हूँ, तो ट्राई करूँगा कि थोड़ा सा मैप से आपके समझ में आ जाए चीज़ें। इतना प्रॉपर मैप नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा जिससे आप लोगों के समझ में आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे करके मैप बना देते हैं हम, जिससे इसको समझने में और आपको ना जो ये क्रम है ना, इसको याद करने में इजी रहेगा। मान लो ये तो है अपनी दिल्ली, DS मतलब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे है। अब गुजरात कहाँ पे पड़ता है, ये एरिया है, इधर समुद्र है, ये सी है, ठीक है, इधर पाकिस्तान, ये बस उस पर नहीं जाना हमें। गुजरात अभियान हो रहा है, देखना कैसे कैसे बढ़ेगा। गुजरात अभियान ये करता किस लिए है, आपको पता है, गुजरात समुद्र के किनारे पे है। गुजरात अभियान के 2 कारण होते हैं। पहला तो गुजरात अभियान में समृद्ध मिट्टी, मतलब उपजाऊ मिट्टी थी। आपको पता है गुजरात में काली मिट्टी बहुत बहुतायत में पाई जाती है, अगर आपने भूगोल में पढ़ा है। इससे कपास की खेती अच्छी खासी होती है, और कपास क्या है, एक व्यापारिक फसल है, ठीक है। व्यापारिक फसल से अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। दूसरा, गुजरात समुद्र के किनारे पर होने के कारण व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। समुद्र के किनारे, क्योंकि आपको पता है पानी के जहाज़ों से ही व्यापार किया जाता है, पानी के जहाज़ों से माल एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। तो ये अपनी भूमि और व्यापार के केंद्र के
व्यापारिक केंद्र होने के कारण जिसके पास भाई अच्छी खासी खेती की ज़मीन है और वहाँ पे बिजनेस भी अच्छा खासा हो सकता है, तो वो तो अपने आप भी अमीर हो जाएगा ना वो एरिया। तो ये जो था ये बहुत समृद्ध हो चुका था, समृद्ध था मतलब कि खूब पैसे थे इसके पास, रिच था ये, ठीक है, रिच या फिर अमीर समझ लो, ये अमीर पैसों वाला अमीर है यहाँ पे, ठीक है। समृद्ध प्रांत था क्या गुजरात, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को तो पैसा ही चाहिए, पैसे के लिए कर रहा है सब कुछ ये, ठीक है। तो इसी टाइम पे ये क्या करता है, अपना अभियान करता है किस पे, गुजरात पे, किस लिए कि इसे तो पैसे कमाने हैं, ठीक है। तो ये करता है गुजरात पे अभियान, कारण मैंने बता ही दिया। अब देखते हैं गुजरात का उस टाइम पे राजा कौन था। गुजरात में इस टाइम पे एक राजा था कर्ण राय, ये नाम याद रखना, कर्ण राय यहाँ का राजा था, कहाँ का, गुजरात का। तो युद्ध किससे करना पड़ेगा, कर्ण राय से। तो ये क्या करता है, दो साइड से सेना भेजता है, जैसे दिल्ली है ना यहाँ पे, ये अलाउद्दीन खिलजी दिमाग से खेलता है कि दो साइड से सेना भेजता है। एक तो भेजता है इधर से, आपको पता है गुजरात के ऊपर कौन सा स्टेट है यहाँ पे, आरजे मतलब राजस्थान, राजस्थान है। तो एक तो सेना भेजता है राजपूत, उस टाइम राजस्थान को राजपूताना बोलते थे। तो ये पूरा का पूरा गुजरात है, आपको पता ही है, ये गुजरात का एरिया है। तो एक तो सेना भेजता है राजपूताना की ओर से, दूसरी सेना भेजता है सिंध की ओर से। आपको पता है इधर सिंध है, ये एरिया सिंध का होता है। एक भेजता है सेना सिंध से, मतलब एक तो अटैक इधर से करेगा, एक अटैक इधर से, दो तरफ से गिर जाएगा। इधर क्या है, इधर समुद्र है, एक तरफ समुद्र है, दो तरफ जमीन है, जमीन के दोनों तरफ से हमला हो रहा है। ऐसे दिमाग से खेलता था कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो युद्ध होता है, पहले तो ये लिख लो कि युद्ध की क्या है। मैं अलाउद्दीन को ऐसे लिखूंगा, अलाउद्दीन, अल्लाह और जीरो, जिससे आप समझ जाओगे शॉर्ट में। अलाउद्दीन खिलजी दो तरफ से सेना भेजता है, दो तरफ से सेना भेजता है, ठीक है। ये फैक्ट है, दो तरफ से सेना जाती है। पहली तरफ जाता है राजपूताना से। देखो मैं जो इस तरह के फैक्ट बता रहा हूँ ना, बहुत रेयरली मिलेंगे आपको ऐसे यूट्यूब पे। आपको बिल्कुल कहानी की तरह बता रहा हूँ, एक एक चीज़। लंबी भले ही बनती हो वीडियो, नंबर्स ऑफ वीडियो ज़्यादा आते हो, पर इतनी कहानी से इतनी डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इतिहास को, ठीक है। और हर एक एग्जाम में काम आएगा। देखते हैं, एक साइड क्या, राजपूताना, दूसरी सिंध। सिंध आपको पता ही है किधर है, ये सिंध हो गया इधर, इधर से सेना आ रही है और इधर से सेना, तो दो तरफ से गिर जाएगा। हमें याद रखना है राजपूताना की तरफ से सेना का नेतृत्व तो किसने किया था, सेना का लीडर कौन था, और सिंध से कौन था। राजपूताना की तरफ से, मतलब राजपूत नहीं आए, राजपूताना एरिया है वो। राजपूताना की तरफ से नुसरत खान आया था और इधर की तरफ से उलुग खान, उलुग खान। ये दो सेनापति थे, एक इधर से नुसरत खान आ रहा है, उधर से उलुग खान आ रहा है, अपनी अपनी सेना लेके। सेना किसकी, अलाउद्दीन खिलजी की। ये याद रखना, ये उलुग खान वही है जब हमने जलालुद्दीन खिलजी के टाइम में मंगोल आक्रमण पढ़ा था ना, कि फिर उसके बाद वो वापस चले गए थे। उलुग खान के नेतृत्व में 4000 के करीब मंगोल यहीं पे रुक गए थे, जिन्हें नौ मुसलमान कहा गया था। ये वही उलुग खान है, ठीक है। तो दो तरफ से हमला होता है। कर्ण राय इस हमले को संभाल नहीं पाता है। तो जब देखता है ना दो तरफ से घिरा हुआ देख के, वो सोचता है कि भाई मामला गड़बड़ में है। तो कर्ण राय क्या करता है, यहाँ पे कर्ण राय भाग जाता है। उसे लगता है कि भाई मैं मारा जाऊंगा, भाग जाता है। ये भाग के कहाँ जाता है, नीचे पता है आपको कौन सा स्टेट है, यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी, मैंने बताया था इससे पिछली वीडियो में। देवगिरी से दौलताबाद कहा जाता है। देवगिरी का राजा क्या था, रामचंद्र राय। जिसने पिछली वीडियो देखी होगी उसको पता है, रामचंद्र राय यहाँ का राजा है। वही राजा जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने शासक बनने से पहले ही हरा दिया था, जब जहाँ से पैसा मिला था, जिसके बारे में सारी बात हुई थी, देवगिरी। ये कर्ण राय भाग जाता है कहाँ पे, देवगिरी में। यहाँ से निकलता है, इधर तो सेना है, नीचे का एरिया बचा हुआ है, यहाँ से भाग के यहाँ जाता है महाराष्ट्र में, और देवगिरी में जाके छिप जाता है। यहाँ के राजा को कहता है भाई मुझे शरण दे दो, मुझे मार देंगे वो। तो ये यहाँ पे जाके छिप जाता है। जब राजा ही चला गया तो गुजरात का अधिकार हो जाता है सेना का। ये खूब सूरत शहर पता है, सूरत जैसे शहर, ये और भी जो अच्छे खासे शहर थे, खूब लूटते हैं उसको। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को फिर से लूटा जाता है, लूट वूट के पैसा इकट्ठा करते हैं। इसी टाइम पे क्या होता है, यही जो नुसरत खान है ना, एक चीज़ है फेमस इसी युद्ध में,
गुजरात की नुसरत खान को यहाँ पे ना भड़ूच बंदरगाह पड़ता है यहाँ के एरिया में, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, जो इसकी खाड़ी बोलते हैं ना जिसको, खंबात की खाड़ी है जो गुजरात में, वहाँ से नुसरत खान को खंबात की खाड़ी लिख लेते हैं। आपने भूगोल में पढ़ा होगा खंबात की खाड़ी, ठीक है। खंबात की खाड़ी से एक आदमी मिलता है, मलिक काफूर। आदमी नहीं, वो एक बताता हूँ क्या है वो, मलिक काफूर। ये जो मलिक काफूर है ये एक हिंदू हिजड़ा होता है, हिंदू किन्नर, हिंदू हिजड़ा या फिर किन्नर या ट्रांसजेंडर, समझते हो ना आप, हिजड़ा किन्नर या ट्रांसजेंडर ये होता है। ये कौन? मलिक काफूर। इन्हें ये मलिक काफूर प्राप्त होता है नुसरत खान को। कहाँ से? खंबात की खाड़ी से। इसको ये खरीदता है कितने रुपए में? 1000 दिनार में। 1000 दिनार, उस समय दिनार इनकी मुद्रा थी, ठीक है। जैसे अब हमारी पैसे है ना रुपये, 1000 दिनार में इसको खरीदता है, दिनार में खरीदता है। कौन? नुसरत खान खरीदता है किसे? मलिक काफूर को। इसलिए मलिक काफूर का एक और नाम है, ये याद रखना, 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 में खरीदा। 1000 दिनारी किसका नाम है? मलिक काफूर का। मलिक काफूर का ही नाम क्या है? 1000 दिनारी। इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, ठीक है। किसको? मलिक काफूर को। जब मलिक काफूर को पकड़ के लाता है, जब आगे हम दक्षिण भारत के अभियान पढ़ेंगे ना, दक्षिण भारत के अभियान का मुख्य सेनापति बना के इसी को भेजा जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इसमें यही चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे हो जाता है हमारा गुजरात अभियान कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम दूसरा देखते हैं अपना, क्या? जैसलमेर का अभियान, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक हो गया होगा क्लियर। तब हम करते हैं, यहाँ तक रखते हैं इसको क्लियर। लो पूरा ही कर देते हैं अभी। गुजरात अभियान हो जाता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारा गुजरात अभियान हो गया है कंप्लीट। अब दूसरा है हमारा जैसलमेर अभियान। जैसलमेर अभियान में कुछ भी याद नहीं करना है, बस क्रम में याद रखना है जैसलमेर। देखो याद ये कैसे होंगे। गुजरात हो चुका कंप्लीट, इधर क्या है? राजस्थान है, ये राजस्थान है। राजस्थान में से गुजरात से जब वापस आएंगे यहाँ पे पड़ता है जैसलमेर। ये सोचते हैं कि चलो जैसलमेर का भी एरिया हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। अब इधर को जाते हुए ऐसे पूरे के पूरे किसे, पूरे राजस्थान को जीतते हुए चलेंगे। राजस्थान की तरफ को घुसते हैं, जैसलमेर का एरिया भी उड़ा लिया। इसके बाद आता है रणथंभौर। ये है हमारे लिए इम्पोर्टेंट। तीसरा क्या है? रणथंभौर। रणथंभौर मैंने जलालुद्दीन के टाइम में बताया था। आज का सवाई मानसिंह है ना, जो सवाई मानसिंह डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ना, सवाई मानसिंह डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे पड़ता है? सॉरी, सवाई माधोपुर। सवाई मानसिंह तो राजा का नाम था। जो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है राजस्थान में। वर्तमान इसकी पहचान ये है। रणथंभौर अभियान हो रहा है कब? 1301 में। ये यहाँ को पड़ेगा, ये एग्जैक्ट नहीं है, समझ लो राजस्थान में घुस रहे हैं, राजस्थान की तरफ कोई अभियान हमारा चल रहा है अभी। पहला तो ये देख लो कि यहाँ का राजा कौन था। यहाँ का राजा था हम्मीर देव। हम्मीर देव राजा था यहाँ का। कहाँ का? रणथंभौर का। रणथंभौर माना जाता है राजपूताना की उस टाइम की सबसे शक्तिशाली एरिया था। ये सबसे शक्तिशाली रियासत थी रणथंभौर। सबसे शक्तिशाली ही यही थी इन सारे राजपूताना में। क्या? रणथंभौर। ये वही रणथंभौर है जब जलालुद्दीन खिलजी ने अपने 2 अभियान किए थे, रणथंभौर का और दूसरा अभियान किया था उसने, किसने? जलालुद्दीन मंडोर का, जिसमें रणथंभौर को जलालुद्दीन भी नहीं जीत पाया था। तो सबसे शक्तिशाली थी। यहाँ का राजा कौन था? हम्मीर देव। अब इस पे आक्रमण करने का रीजन क्या होता है? इसका सीधा कारण ये था, कहानी की तरह समझना। सीधा कारण ये होता है, जब इन्होंने गुजरात का अभियान किया था ना, नुसरत खान और उलुग खान के नेतृत्व में, उलुग खान के साथ बाकी 9 मुसलमान भी थे। वो लोग क्या करते हैं, जब गुजरात जीतते हैं वहाँ से सोना चांदी इकट्ठा मिलता है ना, जो पैसा मिलता है लूट के, उसे लूट के राजा को दिया जाता था पैसा। फिर राजा क्या करते थे, 1/4 भाग उस लूट के धन को बोलते थे खुम्मस। खुम्मस क्या होता था? लूट का धन, मतलब जो एरिया जितना वहाँ से लूट लिया, लूट के धन को बोलते थे खुम्मस।
खुम्मस का 1/4 भाग तो राजा अपने पास रखता था और बाकी इन लोगों में बांट देते था। मान लो 100 केजी सोना प्राप्त हुआ है, उसमें से 25 केजी तो रख लेता था राजा अपने पास, राजा, और बचा हुआ 75 केजी बट जाता था किन में, इनमें सैनिकों में या लुटेरों में, सैनिकों को। तो ये खेल चलता था, इसे बोलते थे खुम्मस। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी की जब हम नीति पढ़ेंगे ना, आर्थिक नीति, ये याद रखना 1/4 भाग लिया जाता, तो ये 1/4 भाग से भी ज़्यादा लेता है कौन, तुम्हारा अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। वो देखेंगे हम कितना लेता था। तो ऐसे इनका बंटवारा होता था। इधर ये जो 9 मुसलमान थे जो उलूग खान के नेतृत्व में गए थे सिंध के एरिया से, इन्होंने लूट के माल में जब इन्हें इतना सारा माल मिला, इन्होंने सोचा कि भाई जान का रिस्क तो हमने लिया है युद्ध करने में, युद्ध हमने किया, जान का रिस्क हमने लिया, हम ये 1/4 भाग भी राजा को क्यों दें। तो ये क्या कर देते हैं, विद्रोह कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हम सारा माल देते ही नहीं है, और ये जाके रणथंबोर में छिप जाते हैं। और रणथंबोर में हमीर देव जो है इन्हें शरण दे देता है, ठीक है। जब हम आगे इसके वो पढ़ेंगे ना कि इसके अलाउद्दीन खिलजी की जब ये अभियान पूरे हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के समय में 5 विद्रोह हुए थे प्रमुख, उनमें 9 मुसलमानों का विद्रोह था, वो यही विद्रोह था, आगे आपके लिंक हो जाएगा। ये छिप जाते हैं रणथंबोर में, हमीर देवी ने शरण दे देता है। तो यही कारण बनता है खुम्मस के लूट के माल को लेके। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ अब कारण क्या रहा लड़ाई का। गुजरात विजय के दौरान, गुजरात अभियान लिख रहा हूँ मैं, गुजरात अभियान से प्राप्त खुम्मस, आप समझ गए होंगे खुम्मस, यह लिख दिया मैंने ब्रैकेट में, लूट का माल, लूट का माल को लेकर नव मुसलमानों का विद्रोह, मानों का विद्रोह। हमीर देव ने इन विद्रोहियों को शरण दी थी अपने यहाँ। हमीर देव ने इन विद्रोहियों को अपने राज्य में शरण दी थी, अपने राज्य में शरण दी थी। इससे मामला समझ में आ गया आपको। ये देखता है कि भाई इन्होंने 9 मुसलमानों ने लूट के माल में मेरे से विद्रोह किया है और इसे शरण भी कौन दे रहा है, हमीर देव दे रहा है। तो इसको लगता है कि भाई अब हमीर देव पर आक्रमण करना चाहिए मुझे, क्योंकि ये शरण क्यों दे रहा है इन्हें, ठीक है। तो यही कारण बनता है हमीर देव का आक्रमण का। तो यहाँ पे इसका एक वो है, वही जो आपको नाम याद है ना, नुसरत शाह, नुसरत शाह कह रहा, नुसरत खान। नुसरत खान जाता है लड़ाई करने, नुसरत खान वर्सेज होता है लड़ाई हमीर देव, वही नुसरत खान जिसने गुजरात के अभियान में भी वो किया था, ठीक है। नुसरत खान वर्सेज हमीर देव। कहा जाता है कि 1 साल तक नुसरत खान को सफलता नहीं मिली थी, 1 साल तक वो रुक रुक के लड़ाई करता रहा पर हारता रहा। हमीर देव, मैंने बताया था कि रणथंबोर सबसे मजबूत रियासत थी कि राजपूतों की, उनको हराना इतना आसान नहीं था। तो 1 साल तक लड़ाई होती है। 1 साल बाद हमीर देव का एक प्रधानमंत्री था, मैं लिख रहा हूँ पीएम था, जिसका नाम था रणमल। रणमल धोखा कर देता है, धोखा करके ये सुल्तान से मिल जाता है। सुल्तान मतलब अलाउद्दीन खिलजी से मिल जाता है, सुल्तान से मिल जाता है, मतलब अपने राजा से कर लेता है धोखा, मिल जाता है, ठीक है। ये मिल जाता है जाके सुल्तान से। अब देखो कोई कितना भी शक्तिशाली राजा हो, अगर उसे धोखा मिल जाएगा तो सीधी सी बात है, जब इसका प्रधानमंत्री धोखा करके किसके अपने दुश्मन के सामने चला गया, एक तो ये कमजोर पड़ गया, दूसरा इसके राज्य के सारे भेद किसे मिल गए, सुल्तान को, कि कहाँ पे किस पे अटैक करना है, जैसे घर का भेदी लंका ढाए। तो यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है। तो इस टाइम फिर जाके हमीर देव हार जाता है, नुसरत खान जीत जाता है। नुसरत खान के जीतने का मतलब अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। अगर ये शायद धोखा ना करता तो हमीर देव जीत जाता, ना ही हारता, ठीक है। इसके बाद हमीर देव को मार दिया जाता है, हमीर देव को मार दिया जाता है, ठीक है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करने का ये है, हमीर देव के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक है हमीर रासो।
जैसे पृथ्वीराज पे लिखिए पृथ्वीराज रासो, इस पे लिखिए हमीर रासो। एक क्या है, पुस्तक है। इस पुस्तक से पता चलता है, जैसे ही इसकी रानी थी, हमीर देव की रानी थी ना जो, हमीर देव की रानी, इस पुस्तक से जानकारी मिल रही है सारी हमें। हमीर देव की रानी का नाम था रंग। जैसे रंग को पता चलता है, रानी रंग को, कि भाई हमीर देव मारे गए हैं युद्ध में, तो ये अनेक राजपूत महिलाओं के साथ मिलके जौहर करती है। और जौहर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले ही, महिलाओं के साथ जौहर कर लेती है, जौहर करती है। ये फैक्ट याद रखने का है। जौहर का मतलब आपको पता ही है कि अपने आप को जिंदा ही आग में जला लेती थी, ताकि ये दूसरे धर्म के लोग हमारे शरीर को छू ना पाए। क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले ही, ये ऐसे महिलाओं को पकड़ते थे, रेप करते थे इनका ज़बरदस्ती। तो रेप हालांकि ज़बरदस्ती होता है, ठीक है, तो इसलिए अपने आप को आग के हवाले कर देते हैं ताकि हमारे शरीर को मरने के बाद भी छू ना पाए। तो हमीर रासों से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ से कहाँ का अभियान पूरा हो जाता है हमारा, जैसलमेर पूरा हो गया। यहाँ से हमारा रणथंभौर का अभियान पूरा हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा चित्तौड़ का अभियान। अब हम देखते हैं चित्तौड़ के अभियान को। देखो अब वही रणथंभौर जीत के आगे वही चल रहे हैं, इनके मामले सारे के सारे राजपूताना की तरफ, मतलब राजस्थान की तरफ। अब आएगा इनका चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान होता है 1303 में। चित्तौड़ का राजा देख लेते हैं कौन था। चित्तौड़ के राजा थे राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। रानी कौन थी, क्योंकि यहाँ पे रानी का भी नाम होना जरूरी है। रानी का नाम था पद्मावती, वही जो पद्मावत मूवी में दिखाया गया है। ये वो जो लड़ाई दिखाई गई वो यही थी, पद्मावती, या फिर इसका नाम मिलेगा आपको पद्मिनी। पद्मिनी, पद्मिनी हो या पद्मावती हो एक ही बात है। रानी पद्मिनी और पद्मावती। जो इस अभियान की जानकारी मिलती है, एक लेखक थे इतिहासकार इसी के समय के, अलाउद्दीन खिलजी के, मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी, इसकी बुक थी, एक पुस्तक थी जिसका नाम है पद्मावत। जो मूवी बनी है ना उसी पे बेस करके बनाई गई है पद्मावत। इस पुस्तक से ही ये चित्तौड़ अभियान की जानकारी मिलती है। देखो मूवी में तो जो दिखाया, हम बात करेंगे कि स्टूडेंट, मतलब एक सब्जेक्ट की तरह, मैं आपको स्टूडेंट की तरह बताता हूँ। इसके कारण जो थे, 2 कारण माने जाते हैं। क्या, चित्तौड़ पे आक्रमण करने के 2 कारण, पहला और दूसरा। पहला कारण तो यही है कि जो मूवी में दिखाया गया, पद्मावती की सुंदरता लिख देता हूं मैं, बाकी आप खुद लिंक कर जाओगे। पद्मावती की, पद्मिनी या पद्मावती कुछ भी हो, पद्मावती की सुंदरता कि वही मूवी वाली बात की कहा जाता है कि रानी पद्मावती बहुत सुंदर थी। जिसने मूवी देखी है उसको पता ही है कि इसकी सुंदरता से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के लिए इसने चित्तौड़ पे अभियान किया था। अब दूसरा रीजन ये है, दूसरा रीजन एक ये भी कहता है, जब इसने गुजरात पे आक्रमण किया था ना अलाउद्दीन खिलजी ने, आपको पता है, अभी बताया, 2 तरफ से सेना गई थी। सिंध की तरफ से उलूग खान के नेतृत्व में और राजपूताना की ओर से नुसरत खान के नेतृत्व में। ठीक है, जब नुसरत खान के नेतृत्व में राजपूताना की ओर से जा रही है तो रास्ते में चित्तौड़ पड़ता है, चित्तौड़ को होकर रास्ता जाता है। तो कहा जाता है कि गुजरात अभियान के समय चित्तौड़ के राजा ने यहाँ से रास्ता देने से मना कर दिया था, फिर इनको घूम के जाना पड़ा था, लंबा रास्ता तय करके। तो इस वजह से भी अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में चढ़ी हुई थी कि इन्होंने हमें रास्ता नहीं दिया था, हम इन पर आक्रमण करेंगे। तो आप दोनों याद रखोगे, गुजरात अभियान में चित्तौड़ ने रास्ता नहीं दिया, चित्तौड़ ने खिलजी सेना को रास्ता नहीं दिया। रास्ता नहीं दिया था। तो ये भी एक कहा जाता है कि रीजन था हमला करने का इस पे। ठीक है,
अब सच असली रीजन क्या था हमें उस पर नहीं जाना है, हमें सिर्फ पढ़ने है कि स्टूडेंट की तरह। तो युद्ध होता है, यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी खुद गया था इस युद्ध में, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस रतन सिंह। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के महल का ना, मतलब चित्तौड़ जो दुर्ग था इनका, उसका 7 महीने तक घेरा डाल के रखा था कि ये हार मान लेगा। 7 महीने तक राणा रतन सिंह ने हार नहीं माननी थी। लास्ट में उसे तभी जाके लड़ाई करनी पड़ी जब उसके अंदर, मूवी में आपने देखा ही है, जब दुर्ग का राशन ही खत्म हो गया था कि अब तो लड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी रतन सिंह, इसी टाइम पे क्या होता है, इसने एक बस ये याद रख लो, इसमें 7 माह का घेरा डाला था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला। भाई घेरा रतन सिंह थोड़े ना डालेगा, जो युद्ध करने आ रहा है वही तो डालेगा। इसी समय इसी कंडीशन का फायदा उठा के ना एक अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे, मंगोल आक्रमण हुआ था दिल्ली में। जब मंगोलों को ये पता चला कि भाई अलाउद्दीन खिलजी तो वहाँ पे बिजी है, तो मंगोल था एक तरगी बेग, इसने कर दिया था दिल्ली पे हमला, मतलब दिल्ली शहर पे, दिल्ली पर हमला कि भाई अलाउद्दीन खिलजी है नहीं, मौका है दिल्ली को जीतने का। ये फिर भी देख के कि उधर मंगोलों ने आक्रमण कर दिया, तब भी ये चित्तौड़ का घेरा नहीं छोड़ता है, तब भी यहीं पे बैठा रहता है। उधर उसकी बाकी सेना थी उसने हटा देती है वहाँ से, मतलब लड़ देते हैं, मंगोलों को सफल नहीं होने देते, ये तब भी यहीं बैठा रहता है। 7 माह बाद फिर लड़ाई होती है जिसमें रतन सिंह हार जाता है, सबको पता है, मर जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। यहाँ पे भी फिर रानी पद्मावती को जब पता चलता है कि रतन सिंह मर चुके हैं, वो भी अनेक महिलाओं के साथ जोहर करती है, सारी बात हमें पता है, ठीक है। वो पूरी मूवी इसी अभियान पे, इसी युद्ध पे बनी हुई है, ठीक है। अब जब ये अभियान जीत लेता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदल देता है, चित्तौड़ का नाम बदल कर क्या कर देता है, ये याद रखने की जरूरी है, कई बार आया है क्वेश्चन में कि चित्तौड़ को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या, नया नाम क्या रखा? इसने इसका नया नाम रखा खिजराबाद रखा था इसने नया नाम खिजराबाद। इसके बेटे का नाम था खिज्र खान के नाम पे खिजराबाद रखा इसका नाम, और यहाँ का शासक बना दिया अब उसी को, खिज्र खान को, अपने बेटे खिज्र खान को यहाँ का शासक बनाया, उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया नया, और शासक भी सही बना दिया। आई होप यहाँ तक आपके सब समझ में आया होगा, ठीक है, कि किस प्रकार हमारा चित्तौड़ का अभियान होता है, ठीक है। अब बचे हमारे छोटे छोटे अभियान, इनमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हमें देखना है, उनको इन शॉर्ट हम कर लेते हैं कंप्लीट। ये 3 हमारे बड़े बड़े अभियान थे। अब आपके सामने बात आती है, जब ये मालवा की विजय कर देते हैं, सॉरी इसकी चित्तौड़ की विजय कर देते हैं, उसके बाद हमारा अगला आता है मालवा। बस इनके तो राजाओं के नाम याद रखने और टाइम याद रखना है कि कब कब होता है। मालवा अभियान होता है इसका, मालवा अभियान होता है 1305 में, 5वें नंबर का अभियान है 1305 में, ठीक है। अब बस थोड़ा सा ये जान लो कि होता क्या, मालवा भी कहाँ का है, मालवा वर्तमान में मध्य प्रदेश का क्षेत्र पड़ता है, उस टाइम ये राजपूताना का एरिया था, ठीक है। जब इधर देखो क्या होता है, जब इन्होंने चित्तौड़ को कर लिया था ना, जीत लिया था, तो आसपास के जो वे थे ना, आसपास के राज्य थे राजपूताना के, वो धीरे धीरे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के अधीनता स्वीकार करनी स्टार्ट कर दी। लेकिन मालवा का राजा था, क्या नाम था मालवा के राजा का? महलक देव ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। तो जब अधीनता स्वीकार करेगा तो लड़ाई होती है। इस लड़ाई में एक तो याद रखना है कि आगे के जो 3 आएंगे, कब हुई लड़ाई, किस राजा की किसके साथ हुई, तो राजा कौन था? महलक देव। यहाँ पे लड़ाई होती है, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जाता है आइन उल मुल्क। मैंने एक नाम बताया था आपको, जो दिल्ली का कोतवाल था, अला उल मुल्क, उसमें अला था, इसमें आइन है। आइन उल मुल्क वर्सेज महलक देव। पहले तो कड़ा प्रतिरोध होता है, अच्छी खासी लड़ाई होती है, फिर अंत में महलक देव हार जाते हैं और ये जीत जाता है। तो मालवा पे भी किसका अधिकार हो जाता है? अलाउद्दीन खिलजी का। बस देखो, हर चीज में अब आगे जितने पढ़ाऊंगा ना, मैं 3 चीजें याद रखनी है। पहला, अभियान कब हुआ? मालवा का अभियान कब? 1305। लड़ाई किस किस के बीच हुई?
दूसरा तो ये कि राजा कौन था वहाँ का, मेलक देव। और ये लड़ाई किस किस के बीच हुई, मतलब उधर तो मेलक देव की साथ ही होगी, तो इधर की तरफ से कौन लड़ा, 3, सब में जीतेगा यही अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट मालवा। उसके बाद आता है छठा हमारा मारवाड़, यहीं पे लिख देते हैं मारवाड़। अब अभियान तो क्या ही लिखो, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं। मारवाड़ का अभियान होता है 1308 में। ठीक है, ये अभियान किस किस के बीच होता है, इधर जाता है इसमें कमालुद्दीन गुर्ग, किसकी तरफ से, अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से जाता है कमालुद्दीन गुर्ग वर्सेज, यहाँ के राजा का नाम था मारवाड़ का शीतल देव। क्या नाम था, शीतल देव। जैसे वहां पे मेहलक देव था, यहाँ पे शीतल देव था। और ये परमार वंश से था, परमार राजपूत था ये, परमार एक वंश है राजपूतों में, परमार राजपूत से था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है शीतल देव कौन से वंश से संबंधित है, तो परमार राजपूत। इसमें भी क्या होता है, कमालुद्दीन जीत जाता है, शीतल देव हार जाता है, तो मारवाड़ भी इनके अंडर में। पहला मारवाड़ कब हुआ, मारवाड़ का राजा कौन था, शीतल देव, और इधर से अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से कौन लड़ा, कमालुद्दीन। क्लियर, मारवाड़ खत्म। इसके साथ ही होता है जालोर, यहीं पे कर देते हैं हम जालोर भी राजपूताना का हिस्सा था 1311 में। पहला क्वेश्चन कब, 1311 में। यहाँ पे किस किस के बीच लड़ाई होती है ये याद रखना है आपको। इसमें ये नहीं याद रखो कि किसके साथ लड़ाई होती है, सीधा है खिलजी वर्सेज, यहाँ का राजा याद रखो, यहाँ का राजा था कन्हड़ देव। कन्हड़, तो मैं थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ क्योंकि ये नाम थोड़ा सा अजीब है, क्योंकि मेरे बोलने से भी शायद समझ ना आए। यहाँ तक कन्हड़ देव, कह आधा न है न, कन्हड़ देव। दूसरा यहाँ का राजा कौन था, कन्हड़ देव, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट लड़ता है। तीसरा, तो यहाँ पे भी खिलजी जीतता है, कन्हड़ देव हार जाता है। तो यहाँ पे जालोर अभियान भी इनका हो चुका है। अब ये है कि 1311 तक पूरा राजस्थान कंट्रोल में आ चुका है, किसके, पूरा राजस्थान कंट्रोल में आ चुका है खिलजी के। 1311 तक पूरा राजस्थान जीत लिया। उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा इन्हें प्रतिरोध राजपूतों से मिलना था, क्योंकि हम पूरे मध्यकाल से मुगल काल तक पढ़ेंगे। राजपूतों ने बड़ी वीरता के साथ मुगल शासक या फिर दिल्ली सल्तनत के शासकों का, मतलब मुस्लिम शासकों का पूरा कड़ा प्रतिरोध, मैं हिंदू मुस्लिम वाली बात पे नहीं जा रहा, जो सच्चाई उस पर जा रहा हूँ, कड़ा प्रतिरोध राजपूत शासकों ने किया था। खिलजी ने पूरा राजस्थान जीत लिया, तो समझो पूरा उत्तर भारत इसके अंडर में आ चुका था। ठीक है, 1311 तक पूरा राजस्थान। और ये कहा जाता है इस 1311 तक ही उत्तर भारत में एक तो कश्मीर, नेपाल, और एक है असम। ये 3 स्टेट है, 1 2 3। कश्मीर, नेपाल और असम को छोड़ दो तो पूरा उत्तर भारत, इसमें गुजरात, राजस्थान, आज की बात करूं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली था इनका, इधर ले ले उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड भी सब उसी में आ गए पुराने में ही। छत्तीसगढ़, झारखंड, इधर मध्य प्रदेश, इधर राजस्थान पूरा, और गुजरात, ये पूरा उत्तर भारत का विंध्या पर्वत से ऊपर तक का एरिया सारा का सारा अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। सिर्फ कश्मीर, नेपाल और असम को छोड़ के 1311 तक इसका पूरा उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रोल में आ चुका था। इसके बाद हमारा आएगा दक्षिण भारत के अभियान। ये हम देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि थोड़ा बड़ा होता है ये खुद भी आज की वीडियो में हमारी अच्छी खासी लंबी हो गई है, पर ये कराना पूरा जरूरी था। तो हमारा चल रहा है अलाउद्दीन खिलजी, जिसमें हमने इसके उत्तर भारत के अभियान कर लिए हैं। इससे अगली वीडियो में ऐसी कहानी की तरह दक्षिण भारत के भी इसके 5 अभियान हैं, वो कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन है तो प्लीज़ अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, अपनी सपोर्ट बना के रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ओके, टेक केयर।